जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, नॉर्मली हम जो है वो भारत और पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर हवाले बात तो करते हैं। आर्मीज का कभी जिक्र होता है, कभी एयरफोर्स का जिक्र होता है, लेकिन नेवी का इतना जिक्र नहीं होता। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, इससे पहले भी मैंने कमांडर अभिजीत सिंह साहब का एक इंटरव्यू किया था, जो कि इंडियन रिसर्चर हैं और ORF में काम करते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। तो मैंने सोचा कि एक इंडियन पर्सपेक्टिव भी पहले आया है पाकिस्तान और भारत की नेवी के हवाले से, और जो रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी, लेकिन एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की जनाब कोमोडोर सैयद उबैदुल्ला साहब को, जो कि पाकिस्तान नेवी में सर्व करते रहे हैं और इस वक्त डिफेंस एंड मैरीटाइम एनालिस्ट हैं। जो कोमोडोर साहब जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान नेवी से विद डिस्टिंक्शन, विद विनिंग ऑल प्राइजेस, जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी ली। और फिर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहे हैं। ब्रोक हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ द यूएस सर्फेस वॉरफेयर स्कूल एट द न्यू पोर्ट रोड आइलैंड यूएसए में। और फिर इन्होंने एस्टैब्लिश पाकिस्तान मैरीटाइम मरीन्स इन द नेवी 1990, और पहले कमांडर भी रहे उसके, पाकिस्तान मेरीन के फॉर 3 इयर्स। फिर हेड ऑफ PR पब्लिक रिलेशन जो है वो नेवी के उसके भी रहे हैं। एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो तो चलो डिस्कस होती रहेगी साथ साथ। लेकिन कमोडोर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मुझे याद करने का। बिस्मिल्लाह। जी बहुत मेहरबानी सर। जिक्र चल पड़ा है कि जारी बात है कि पाकिस्तान के अंदर अमन एक्सरसाइजेज हो रही हैं ऑलमोस्ट अभी अगले महीने में ही, और इससे पहले, और जिसमें बहुत सारी दुनिया की नेवीज हिस्सा ले रही हैं। और जो डिस्कशन आ रही है वो ये है कि जी इस अमन एक्सरसाइजेज में दोस्त भी होंगे, दुश्मन भी होंगे, जो कि इंटरनेशनली रशियंस भी होंगे, बाकी भी इंटरनेशनल नेटो के लोग भी आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उस हवाले से ये एक पर्सपेक्टिव बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है। लेकिन इससे पहले मालाबार एक्सरसाइजेस भी हुई हैं, जिसमें जो क्वाड ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था। तो सर आप इनका कैसे कंपैरिजन देखते हैं कि इन दोनों को आप कैसे अगर एनालाइज करना पड़े तो करेंगे सर? बहुत शुक्रिया और बहुत उम्दा सवाल है। अमन एक्सरसाइजेस, पहले मैं थोड़ा सा दोनों का फैक्चुअल डाटा बता दूं आपके व्यूअर्स को, फिर उसको कंपेयर करना और उनके हदफ को, उनके टारगेट्स को देखना कि वो हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम ईच अदर, वो बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो मालाबार एक्सरसाइजेज हैं ये 1992 में शुरू हुई थी, और जब शुरू हुई तो ये सिर्फ इंडिया और अमेरिका के दरमियान बेसिक एक्सरसाइजेज एक दूसरे से प्रोफेशनल लेवल पे इन बायलैटरली शुरू हुई थी। उसके बाद फिर इनको 2015 में जापान ने ज्वाइन कर लिया, 2007 में जापान ने ज्वाइन कर लिया, 15 में जापान ने ज्वाइन कर लिया, आई एम सॉरी। और उसके बाद साथ साथ अब जो है वो 24वीं एक्सरसाइज हुई है नवंबर 2020 में, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, जो आपने जिक्र किया क्वाड का, इन चारों ने फर्स्ट टाइम, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम नहीं था। जो ऑस्ट्रेलिया है उसने 2007 में भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन चाइना के प्रेशर की वजह से वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा पिछले 13 साल से नहीं रहा। और ये 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया क्वाड के साथ, ये फर्स्ट टाइम था। तो इसमें आप ये देखें कि बुनियादी तौर से दो नेशंस इन्वॉल्व थी, इंडिया और अमेरिका। लेटर ऑन 2015 में जापान ने ज्वाइन किया और 2020 में आके ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। दूसरी तरफ अमन एक्सरसाइजेस इनसे बहुत बाद में शुरू हुई। 2007 में अमन की सीरीज पाकिस्तान नेवी ने
शुरू की और हर 2 साल बाद वो ये करती है। और अब फरवरी 2021 में 7th एक्सरसाइज इंशाल्लाह यहां होगी। तो 2007 में जो शुरू की थी, उस वक्त 25 मुल्कों की नेवीज और उनके ऑब्जर्वर पाकिस्तान आए थे। और ओनली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द 7th सीरीज ऑफ द एक्सरसाइज 50 मुल्कों के लोग 4 बर्रे आजमों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आप ये देख लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सरसाइज क्या है, कि ये सिर्फ 2007 में शुरू होके और 2021 में 25 मुल्कों से शुरू होके 50 पे पहुंच गई, जबकि मालाबार एक्सरसाइज जो 1992 में 2 मुल्कों के दरमियान शुरू हुई थी, वो मैक्सिमम 4 मुल्कों के दरमियान 24th एक्सरसाइज है। अच्छा, इन दोनों का एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो है इनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स का। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की ये बेसिकली मैरीटाइम डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये पावर का पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है कि जिसमें हमारा हदफ कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, हमारा हदफ किसी तीसरे या चौथे या पांचवें मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसका तो लोगो ही ये है, टुगेदर इन पीस, यानी मिलके अमन में साथ साथ चलें। तो और इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्सरसाइज होती है, वो एंटी पायरेसी है, एंटी स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, आर्म्स स्मगलिंग है, और तमाम दूसरी वो चीजें जो सेफ नेविगेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं या इस पूरे खित्ते में आके यहाँ की स्टेबिलिटी को खराब कर सकती हैं। टुगेदर ये इस मद में काम करना है। और इसके बाई प्रोडक्ट के तौर से पाकिस्तान ये देखता है कि भाई मुझे अपनी जो प्रोजेक्शन करनी है वो पॉजिटिव प्रोजेक्शन करनी है, और राइटली सो, चूंकि हमारे जो अहदाफ हैं वो बेसिकली डिफेंसिव हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे खित्ते में पर्टिकुलरली और दुनिया में पीस एंड स्टेबिलिटी कायम रहे। जबकि मालाबार एक्सरसाइजेस are focused on China. These are a group of anti-China people कि भाई चाइना को कंटेन्ड रखना है, और इसको सबसे बड़ा बढ़ावा मिला पिछले 4 सालों में ट्रंप की दौर में। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया इसीलिए फर्स्ट टाइम नवंबर 2020 में उसने पार्टिसिपेट किया। मैं यहां पर एक पेशन गोई तो नहीं है, मेरी एनालिसिस ये है कि बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया 2007 में इससे अलहदा हो गया था चाइना के प्रेशर की वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना का आपस में बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, बहुत बड़ा ट्रेड है एक दूसरे के साथ। तो बल्कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ। मगर मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में अमेरिका की वजह से ये मालाबार एक्सरसाइज जो फोकस्ड है इस बात पे कि चाइना की कंटेनमेंट करें, इन सब के हदफ मुख्तलिफ हैं। इंडिया जो है वो चाइना को अपना दुश्मन समझता है। आज से कई दहाई पहले जॉर्ज फर्नांडिस था, आपको तो याद होगा, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने कहा आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनिमी इज नॉट पाकिस्तान, इट इज चाइना। तो वो इसको देखता है, और खास तौर से करंट सिनेरियो में जो अभी चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे क्लैशेस हो रहे हैं और पीछे भी होते रहे 1962 में, वो उसको इस नजर से देखता है। अमेरिका उसको पोटेंशियल मिलिट्री चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज से देखता है, ताइवान की नजर से देखता है, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया अपना इंटरेस्ट देखता है। मगर मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि बहुत जल्द in 2021 probably, I think I can make a safe guess, Australia will again back out from this anti-China syndrome and ये Malabar exercise से
अलहदा हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि इन दोनों एक्सरसाइज का, एक में होस्ट पाकिस्तान है जहां 50 मुल्कों के लोग आ रहे हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट इज द स्प्रेड ऑफ पीस स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, ये टारगेट है। दूसरी तरफ होस्ट है इंडिया, जहां 4 मुल्कों के लोग आ रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बल्कि पहली दफा 4 मुल्कों ने की और उनका हदफ एंटी चाइना है। उस एक्सरसाइजेस के अगर अंदर चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि वो एक्सरसाइजेस प्राइमरीली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के खिलाफ और एंटी एयर, यानी वो चाहते ये हैं कि इस पूरे जो खित्ता है, जो इंडो पैसिफिक ओशन जिसे कहते हैं, आप चाहेंगे तो वी कैन टॉक मोर ऑन इंडो पैसिफिक ओशन, interest of the bigger power and the potential it has, and rightly so that all the power, European, American, Australian and Indian, are interested into this. We can talk about it. मगर बिल्कुल सर, देखने की ये बात है कि वो ये चाहते हैं कि चाइना की सबमरीन या चाइना के एयरक्राफ्ट पैसिफिक से इंडियन ओशन में या तो दाखिल ना हो सकें या उनको बहुत बड़े चैलेंज का हम सामना करें। इसकी वजह से अमेरिका ने इंडिया के साथ पिछले 3 सालों में 3 मेजर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कह लें, एक एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। इसी तरह जापान के साथ, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ। जापान के साथ एक खास किस्म का रिसेंटली एक कंक्लूड किया है एग्रीमेंट, जिसका मतलब है कि बे ऑफ बंगाल में, यानी मलाक्का स्टेट से वहां से दाखिल हों अगर बे ऑफ बंगाल में, उनके ख्याल के मुताबिक चाइनीज सबमरीन, तो इन्होंने आपस में एक बात ये की है कि इलेक्ट्रॉनिक सी वॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है बिटवीन जापान एंड इंडिया कि ये सबमरीन यहां दाखिल ना हो सके। अच्छा। और जहां तक एयरक्राफ्ट की बात है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने नवंबर 2020 में जो एक्सरसाइजेज हुई उसमें इंडिया भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया और अमेरिका भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया। बल्कि अमेरिका तो निमिट्ज लेके आया जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इन्होंने ये एक्सरसाइजेज एयर डिफेंस की और इंडियन सबमरीन ने पार्टिसिपेट किया तो एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज की। तो ये मैंने आपके सवाल को बताने की कोशिश की, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन ऑपरेशन, इन स्ट्रेटजी एंड द कंडक्ट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, और इनका क्या गोल है। बिल्कुल सही सर, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बताया है कि जो अमन एक्सरसाइजेज उसका मतलब है टुगेदर इन पीस और एंटी पायरेसी, आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेफ नेविगेशन के लिए काम करना है। और 50 ममालिक हैं और उधर 4 हैं और उनका मिशन जो है वो एंटी चाइना ग्रुप है। जबरदस्त क्लियर तरीके से क्लियर हो गया। सर अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान और की बात, नेवी की बात हो, तो हम भारत को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जाहिर बात है एक पुराना राइवल है और पूरी जिंदगी हमारी एयरफोर्स हो, हमारी नेवी हो, हमारी आर्मी, उन्होंने प्लानिंग इंडिया की हुई है और सेम इज देयर इन इंडिया। लेकिन सर मैं कुछ कहूंगा कि जो इंडियन नेवल चीफ हैं पुराने और इंडियन नेवी जो है, उनके अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई प्रेशर डाला जा रहा है उनके ऊपर बीजेपी की सरकार की तरफ से, कि जैसे वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरीटाइम डोमेन में वो चाहते हैं कि कुछ पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। सो कॉल्ड उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स आर्मी के वाले से भी की, उन्होंने बालाकोट में भी पेलोड गिराया। तो हाउ डू यू सी सर, ये जो इंडियन एक्स नेवल चीफ हैं, उन्होंने जो एलिगेशंस किए हैं कि जी पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर भेज देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और हम क्या हो जाएगा। सो हाउ डू यू सी दीज एलिगेशंस फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इन फ्रॉम द इंडियन नेवी सर? जी हाँ, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि वो एक जवाब पैदा करना चाहते हैं समंदर के ऊपर थ्रू द सी मीडियम, उस किस्म का काम करना जो वो अपनी नजर से हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में कर चुके हैं उनके ख्याल में। लेकिन ये आपको और पूरे आपके व्यूअर्स को और पूरी दुनिया को पता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने पुलवामा के बाद की थी,
जिसमें 3 दरख्त गिरा दिए थे, उसके बाद हमने भी ये काम बराबर का हिस्सा कर दिया था कि 2 जहाज उनके मार गिराए, अभिनंदन को यहाँ पर बिठाया और चाय पिलाई, और वो चाय उनको सारी जिंदगी के लिए ऐसी महंगी पड़ेगी कि तो अब तो मजाक बन गया है कि किसी को चाय पिलाना हो तो वो अभिनंदन वाली पिलाओ। इसका मतलब है कम से कम 2 हवाई जहाज दो तो 1 कप चाय पिलाएंगे। तो बहरहाल उनके चीफ ने मार्च 19 में, फॉर्मर चीफ ने मार्च 19 में ये बात कही, और भाई अभी उनके करंट चीफ ने भी ये बात की कि उनका जहन में ये है कि पाकिस्तान जो है वो सी मीडियम को इस्तेमाल करके, चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, उनके ख्याल में ये नॉन स्टेट एक्टर को भी स्टेट एक्टर की ब्लेसिंग होगी और वो आके हमारे सी मीडियम को इस्तेमाल करके अटैक करेंगे, जिस तरह उन्होंने बॉम्बे पे अटैक किया। ये वो कहते हैं। क्या बात है जनाब। मेरा ख्याल है कि वो अपना टेलीविजन देख ले, और ये जो उनके एंकर साहब जो फ्रंट लाइन एंकर थे, और उनकी वो जो व्हाट्सएप की चैट आ गई है सामने, तो ना मुझे उस दिन कोई शक था पुलवामा जिस दिन अटैक हुआ है, और ना आज आपको और दुनिया को कोई शक होगा कि पुलवामा में मोदी ने फौज को इस्तेमाल करके अपने 40 आदमी मरवाए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंडिया हैज बिकम नंबर 1 स्पेशलिस्ट इन द सेंस दैट दे फेल्ड एवरी टाइम। ताजमहल पे अटैक हुआ तो जर्मन राइटर ने किताब लिख दी कि ये सारा के सारा इंडिया ने खुद कराया। समझौता एक्सप्रेस हुआ तो सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने ये सब काम कराया। तो दुनिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन द लास्ट अबाउट 60 ईयर्स सबसे ज्यादा इसराइल ने किए, और इसराइल का और इंडिया का एक बड़ा करीबी ताल्लुक बन गया है, बोथ इन मिलिट्री टर्म्स एंड इन पॉलिटिकल टर्म। उन्होंने जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए इसराइल ने, मसलन यूएसएस लिबर्टी का किया, मसलन इजिप्ट में जाके उन्होंने सिनेमा हॉल में बम रखने की कोशिश की, वहां भी पकड़े गए। तो इसी तरह उन्होंने इनको समझाने और सिखाने की कोशिश की, तो इंडिया ने पुलवामा भी कर लिया, अपने ताजमहल पे अटैक भी करवा लिया, और जो कुछ भी है स्टेज मैनेज करने की कोशिश की। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे इंडियन नेवल चीफ के इस परसेप्शन को कि पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को ब्लेसिंग देके, ट्रेनिंग देके यहां भेजने वाला है और ये काम करने वाला है, ये इंतहाई अहमकाना बात होगी। और ये किसी तौर से भी जो है सिर्फ उस मद में इसको देखा जा सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जनाब ये आए थे। वो अजमल कसाब आया था ना, वो अजमल कसाब भी यहां का नहीं था। दैट वाज अनदर, आई जस्ट टोल्ड यू, अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। पुलवामा का जब अटैक हुआ तो एक दिन के बाद ही मैं किसी न्यूज चैनल पे था जिसमें इंडियन भी हमारे साथ थे। तो आपको पता है जब इंडियन वो भी हो सामने एंकर और पाकिस्तानी, तो जज्बात जो हैं वो बड़े स्टार्ट ही बड़े हाई पिच से होते हैं। तो यकीन जाने मुझ जैसे आदमी को तकरीबन बोलने का मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ बोलूं उधर से। मैंने कहा साहब मैं सिर्फ 30 सेकंड की बात करूंगा और उससे ज्यादा नहीं। और मैंने ये पुलवामा अटैक होने के 24 आवर के बाद ये सिर्फ कहा कि आपका जो ये पुलवामा अटैक है ये आपके अपने लोगों ने 40 आदमी मरवा के किया है। नहीं, यू कैन इमेजिन उसके बाद जो जज्बात होंगे वो कहाँ आसमान पे चले गए होंगे इंडियन एंकर्स के, बट दैट वाज द करेक्ट असेसमेंट एंड इट हैज बीन प्रूव्ड दैट वे। तो इंडियन नेवी चीफ के इस बयान को सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी का फर्स्ट स्टेज के ज्यादा मैं और कुछ नहीं समझता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। सर मैं जो अगला सवाल आपसे करना चाहता हूं वो है कि जब से बिपिन रावत साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, कुछ जिसे आप कह लें कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनके बारे में कहा तो यही जाता है कि
बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बेसिकली जो पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज खोला उसका रिवॉर्ड के लिए उनको जो है वो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। लेकिन हैविंग सेड दैट सर, ये बात किस हद तक सही है कि एक तो ये भी चीज चल रही है कि जब से बिपिन रावत साहब सीडीएस बने हैं तो उन्होंने नेवी को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो वो आर्मी को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा सर, इसी हवाले से जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रोजेक्ट है और इंडियन नेवी के ऊपर बजट कट्स की बात हो रही है, तो ये जो आर्मी की डोमिनेंस हो गई है वहां पे बिपिन रावत साहब के आने की वजह से, डू यू थिंक कि बेसिकली नेवी को वो थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं और जो उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो पूरे कर पाएंगे नेवी के हवाले से? इसके दो पहलू हैं। एक तो एकेडमिक पहलू ये है कि बजट कट और बजट एलोकेशन जो है पोस्ट कोविड-19 न सिर्फ इंडियन नेवी, पाकिस्तान नेवी और एनी अदर मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, इन सब के ऊपर ओवरऑल काफी बड़ा कट आएगा। कट आने के बाद किस प्रोपोर्शन से पैसे डिवाइड होंगे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के, आपको पता है नेवी जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सर्विस है। यानी उसका एक इसका जो जहाज पानी का है या सबमरीन है या जो कैरियर है, आपने जिक्र कैरियर का भी किया, तो उसी पे जरा सी बात आगे बढ़ा लेते हैं कि पूरी दुनिया में कोई 22-23 टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनमें से 11 अपने अमेरिका बहादुर साहब के पास हैं और बाकी सबके पास एक एक दो दो हैं। तो कैरियर का जो यानी सिर्फ हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जहाज को मिला के $25 बिलियन वन पीस है। और उसके बाद उस कैरियर के ऊपर 10 से 15 जहाजों का और सबमरीन का एक प्रोटेक्शन, एक डिफेंस के लिए होता है। उसके बगैर ये जो बादशाह सलामत है ना कैरियर, ये निकल नहीं सकते। और अगर आप भूल गए हो तो आपको और आपके नाजरीन और सुनने वालों को याद करा दूं 65 की जंग, कि 65 की जंग में एक सबमरीन गाजी थी पाकिस्तान के पास, ले जाके बॉम्बे के दरवाजे पे खड़ी कर दी कि भाई अगर कोई है माई का लाल तो आ जाओ मैदान में, जरा दो दो हाथ हो जाएं। मगर आप सोचें, एयरक्राफ्ट कैरियर अंदर बॉम्बे हार्बर में था, जहाज उनके क्रूजर अंदर था, डिस्ट्रॉयर अंदर था, जंग खत्म हो गई, कोई शेर का बच्चे में दम नहीं था। ये कैरियर लेके आए हैं और वो प्रोजेक्शन होगी दुनिया में कि क्या बात, बाहर नहीं आया। जब देखा कि ये बाहर एक जहाज नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान नेवी ने अपने पूरे फ्लीट, यानी पूरे फ्लीट में सिर्फ 7 जहाज थे, उन 7 के 7 जहाजों को बोला जाओ द्वारका पे फायरिंग करके आओ और उनका जो रेडार स्टेशन है वो तबाह कर दो। वो बाहर तो निकल ही नहीं रहे। ये जहाज यहां से 200 मील दूर गए और कोस्ट के सिर्फ 4 किलोमीटर, इंडिया की कोस्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर, वहां जाके 350 गोले दागे और आ गए। किसी को जरूरत नहीं हुई एक सबमरीन से डर के मारे, इतना बड़ा कैरियर रखा हुआ था। तो कैरियर इज ऑल्सो ए वेरी बिग लाइबिलिटी, कोई आसान नहीं रखना। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल पावर प्रोजेक्शन की जो क्वालिटीज हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं है, बोथ इन पीस टाइम एंड इन वॉर टाइम। बट देन कैन यू अफोर्ड इट? फ्रांस के पास एक है, थाईलैंड के पास एक है, इटली के पास एक है, स्पेन के पास एक है, तो इनके पास 2 ऑलरेडी हैं, एक और लेंगे तो ये इसी वजन से जो है ना परेशान हो जाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो बजट की आपने बात की, उनको कोई 62,000 करोड़ का बजट इस दफा मिला है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 9% मोर। और जहां बजट की बात है वो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बड़ी पुरानी है वो भी बता दूं, इसी 65 की वॉर के बाद। जी जी 1965 की वॉर तक ट्रेडिशनली
इंडियन नेवी को जो बजट मिलता था वो तीनों फौजों में सबसे कम होता था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो उनकी थी, टोटल डिफेंस बजट का सबसे कम तरीन लेस देन 10%। जब जाके पाकिस्तान नेवी ने 65 में उनकी धुलाई की तो उन्होंने बेअंदाजा उस पर डिस्कशन की पार्लियामेंट पे, और बहुत ही, उस वक्त भी पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी में 1:4 की रेशो थी। आप सोचें कि उन्होंने क्या नहीं किया होगा वहां पर कि भाई किस लिए तुमको रखा हुआ है, 4 गुना छोटी नेवी घर आके मार के चली गई। तो उस वक्त से लेके 1965 के बाद अगले 10 साल तक इंडिया ने अपने ओवरऑल डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा बजट रखा था नेवी का। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर वही आर्मी सबसे ज्यादा, और इस तरह से करते कराते, तो जहां उनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है सीडीएस साहब की, और उनको टारगेट जो दिया या उनको तोहफा पेश किया गया एक्सटेंशन का, और उनको लगा के जो आम सुनने में आता है मोदी साहब ने, वो उसी लिए था जो पॉलिटिकल, वो उनसे माइलेज लेना चाहते थे और अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जरा थोड़ा सा बात अपने भी हो जाए, पाकिस्तान के बारे में हो जाए। आप कैसे समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग जीती और पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जो कह सकता है कि चप्पा चप्पा जमीन जो है वो हमारे कंट्रोल में है, तो इसमें जाहिर बात है कि जब अब हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ चल पड़े हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हम हिस्सा हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि जो पाकिस्तान नेवी है सर, वो कैसे सीपैक को प्रोटेक्ट कर रही है, या आइंदा जो बीआरआई के जो मंसूबे हैं उनमें क्या नेवी का कोई रोल हो सकता है? और एक थोड़ा सा सवाल लंबा हो गया कि क्या हम सीपैक के बाहर जाके भी चाइना की और बीआरआई की मदद कर सकते हैं? जनाब, पहले तो ये आप देख लें कि चाइना ने ओवर 60 कंट्रीज को बीआरआई में शामिल किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दुनिया के 60 मुल्क शामिल हैं, और उन 60 मुल्कों की बीआरआई का जो ज्वेल इन द क्राउन है वो है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उसमें जो हीरा असल है वो है गवादर पोर्ट। और क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थ्रू सी मीडियम होती है, और ये बात चाइना ने सबसे पहले समझी कि पाकिस्तान हैज बिकम पिवटल, सेंट्रल in its location, and if they can have Pakistan on board and Gwadar on board in this whole road and belt initiative, तो ये जनाब बहुत आगे बात बढ़ जाएगी, और जहां तक हमारी रीच नहीं है थ्रू दिस रूट वो हो जाएगी। तो उसमें आपने बात की कि जनाब ये बताइए कि पाकिस्तान नेवी का क्या रोल होगा। पाकिस्तान, आप ये सोचिए कि बगैर गवादर के या बगैर एसएस के जो पानी के थ्रू आएगी, कुछ नहीं है। ये रोड जो है ना, ये कराकोरम हाईवे की एक्सटेंशन समझ लें सिर्फ है। जब आके ये मिलती है पोर्ट के साथ, पानी के साथ, इसकी अफादियत, इसकी पावर में 50 गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। उस 50 गुना इजाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान नेवी ने एक फोर्स बनाई, टास्क फोर्स 78। उस टास्क फोर्स 78 में शिप्स भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शोर बेस्ड इंटेलिजेंस भी है, शोर बेस्ड रडार भी हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दोज शिप्स एंड कमर्शियल ट्रैफिक विच इज एमिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट गवादर। तो ये जो गवादर है ना, ये बहुत बड़ी एक जबरदस्त लोकेशन में है। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आपके वेस्ट में दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी जीसीसी कंट्रीज, इराक, ये जो लोग हैं यहां पर, और ईरान,
ये मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड हैं ऑयल एंड गैस के, और पाकिस्तान के ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड हैं, यानी चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे के सारे जो है, इंडिया। तो इन दोनों का मिलाप अगर पाइपलाइन की सूरत में गैस और पेट्रोल की, गैस एंड ऑयल की सूरत में ये होता है, जो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आए या टप्पी से ऊपर से आए, जो भी पाइपलाइन आए, तो पाकिस्तान की सेंट्रल लोकेशन एंड दैट टू इन गवादर, तो इस गवादर की प्रोटेक्शन के लिए और शिप्स की प्रोटेक्शन के लिए और इस पूरे टर्मिनल के लिए, यानी रोड से जो आ रहा है, चाइना से रोड ये टर्मिनेट होता है गवादर पे, पूरी दुनिया से कार्गो आ रहा है वो गवादर पे, तो ये जो समंदर का एसेसिबिलिटी है, अप्रोचेज है, इनको गार्ड करने के लिए पाकिस्तान नेवी ने ये टास्क फोर्स 78 कई साल पहले बनाई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान नेवी की ये टास्क फोर्स 78 की बात तो कर ली, कोई अगर आपको नॉलेज में है या आप कुछ जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी अपने आप को 21st सेंचुरी के हवाले से किस तरह के कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, या अपने आप को कैसे इक्विप किया है? कोई नेवी ने अपने आप को जैसे आपने बात की कि सेफ नेविगेशन के हवाले से या सी पैक BRI के हवाले से, कैसे कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट या कोई ऐसी चीज नेवी कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है? जस्ट लाइक ऑल नेवीज ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान नेवी भी अपने फ्राइज से, बेसिक फ्राइज से और सपोर्टिंग फ्राइज से पूरी तरह आगाह है और इस मद में काम कर रही है। हार्डकोर फाइटिंग कैपेबिलिटी के लिहाज से देखिए तो सबसे पहली सोच जो है वो है इंडिजिनस डेवलपमेंट, कि भाई जहाज हम बनाएं, सबमरीन हम बनाएं, मिसाइल बोट हम बनाएं, कॉर्वेट हम बनाएं, टैंकर हम बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीजें मैंने आपको ये गिनाई हैं, ये सब की सब पाकिस्तान में बन रही हैं। हमने जिस तरह ये हवाई जहाज का है ना, एयरक्राफ्ट रीबिल्ड सेंटर कामरा, पाकिस्तान नेवी ने 1964 में सबमरीन रीबिल्ड बनाई थी डॉकयार्ड में, जहां 10,000 लोग काम करते हैं। और एक सबमरीन की रीबिल्ड करना हवाई जहाज के एक रीबिल्ड करने से 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है, और उसमें बहुत वैरायटी ऑफ वेपन एंड सेंसर्स होते हैं। तो जहां तक के ये सोच है, यानी इंडिजिनस डेवलपमेंट की, करंट सिनेरियो में आप आ जाएं तो पाकिस्तान नेवी चाइना के साथ मिलके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से सबमरीन 8 का ऑर्डर दे चुके हैं। उनमें से कुछ चाइना में बनेंगी, बाकी पाकिस्तान में बनेंगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसी तरह टर्की के साथ मिलके हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वॉरशिप बनाया, टैंकर एक। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ टर्की के साथ मिलके यहां बनाएंगे। कराची शिपयार्ड इज वेरी वेल इक्विप्ड टू डू सबमरीन कंस्ट्रक्शन, मिसाइल बोट कंस्ट्रक्शन, और ये सब कुछ बना चुके हैं। इस वक्त एज आई एम टॉकिंग टू यू 1500 टन के कॉर्वेट जहाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लिए इस वक्त वहां बन रहे हैं, और इससे पहले फ्रिगेट साइज के जहाज हमने शिपयार्ड में बनाए हैं, और उससे पहले सबमरीन रिबिल्ड करते रहे। मैं नंबर गेम में आपके साथ इसलिए नहीं जाना चाहता कि नंबर गेम में हमारा ताल्लुक, हमारी एस्पिरेशन कोई वर्ल्ड वाइड एस्पिरेशन नहीं है कि हमने अपना इन्फ्लुएंस जो है दुनिया में करना है। हमने तो अपना पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना है और अपने आप को डिफेंड करना है। तो हम कभी भी इंडिया के मुकाबले में गन फॉर गन, मिसाइल फॉर मिसाइल, सबमरीन फॉर सबमरीन ना पहले कभी बराबरी कर सकते थे, ना आइंदा कर सकेंगे। As of today that I am talking, we have 5 submarine, they have 16 submarine. इसी तरह आप हवाई जहाज लगा लें, इसी तरह शिप लगा लें, इसी तरह। तो
हमें अपना देखना ये है कि हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस क्या हैं। हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इंडिया के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। हमारे टारगेट, हमारे हदफ, हमारी जरूरत जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। हमारा बिल्कुल तो काम ये है कि हमारा कोई एग्रेसिव डिजाइन किसी के खिलाफ नहीं है, और बिल्कुल सही। हम चाहते हैं कि जो कुछ हमारा मेल मिलाप हो रहा है चाइना के साथ और लोगों के साथ, उसका प्योरली मकसद स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, और बिल्कुल सही। स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन जो है वही हमारे लिए मेन एम है। और हम पूरी नेवी नेवी भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल अप टू डेट और करंट रखती है। आपको पता है सबमरीन क्या क्या फायर कर सकती है, आपको पता है कि शिप क्या क्या फायर कर सकते हैं, इंडिजिनसली हमने क्या मिसाइल बना लिए हैं और किस किस्म के मिसाइल हैं। मैं उनकी तफसील में जाए बगैर ये बात बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि नंबर गेम में हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास वही है जो दुनिया में कहीं भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, और वो है कि जो पाकिस्तान ने 2020 को ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के हवाले से साल डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ने माजी में भी हमेशा अपने वेस्ट में देखता रहा, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, लेकिन फॉर वन रीजन और दी अदर ये कॉन्फ्लिक्ट जोन अफगानिस्तान रहा। ईरान जो है वो ग्लोबली डिस्कनेक्ट है, हम वो ट्रेड कारोबार वो नहीं कर सके, तो हम वो सेंट्रल एशिया की मार्केटों तक, फिर यूरोप तक नहीं पहुंच सके। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम इंडो पैसिफिक की तरफ देखें? दुनिया का हर मुल्क इस वक्त इंडो पैसिफिक में अपनी डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिकन, इंडिया को बहुत बड़ा रोल मिल रहा है। तो हमें आप नहीं समझते कि ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का भी फायदा होगा, फिर हमारी फिशिंग इंडस्ट्री को भी होगा, और फिर हम इंडो पैसिफिक में भी घुस जाएंगे? तो आप समझते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन करनी चाहिए ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी की वजह से भी, और जो इंडो पैसिफिक में जो तब्दीलियां आ रही हैं ग्लोबल, उसकी वजह से भी? वाह वाह, सवाल आपका बहुत बड़ा लोडेड है और 3 इसके पहलू हैं। तो आप और आपके सुनने वाले जरा सब्र से काम लें तो मैं इसका जवाब बताऊं। सर सर। बात यह है, ये सब कुछ सोच से शुरू होता है। एक है कॉन्टिनेंटल माइंडसेट और एक है मैरीटाइम माइंडसेट। 1947 के बाद से लेके तकरीबन आज तक हम कॉन्टिनेंटल माइंडसेट में रहे हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो हमारी मिन हैसुल कौम ये सोच थी कि जनाब जो कुछ भी देगा हमने अपना मुंह मेरा। बात यह है कि अल्लाह ताला ने 14वें सिपारे की 14वीं आयत में लिख दिया कि भाई हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उसमें से ताज़ा गोश्त निकाल के खाओ एक्सक्यूज मी, और हीरे मोती निकाल के पहनो। अल्लाह ताला का ये जो ऑर्डर था और डायरेक्शन थी और हुक्म था और गाइडेंस थी, वो सारी मैनकाइंड के लिए थी कि तुम्हारे लिए 2/3 समंदर या पानी रखा है और इस पानी में खजाने रखें, इसको निकालो और इस्तेमाल करो। हमने क्या किया? 1947 आया, हमने मुंह मेरा तरफ खेतों के और बागों के करके अल्लाह अकबर कर ली। जो देगा वो खेत देगा या बाग देगा या रियल एस्टेट देगा, समंदर वमंदर में कुछ नहीं रखा। तो यूं समंदर से रिलेटेड हर वो चीज जो पूरी दुनिया ने फायदा उठा के और आसमान पे पहुंच गए, सारी दुनिया की सुपर पावर, चाहे वो डच थी, चाहे अमेरिकन थी, चाहे ब्रिटिश थी, चाहे कहां की थी, पहले वो मैरीटाइम सुपर पावर बने, फिर ऑल टाइम पावरफुल बने। हमने नहीं ये किया। रिजल्ट ये है कि आपने ये इतना लोडेड सवाल पूछ लिया कि जनाब हम पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन हैं, तो हमारी डायरेक्शन तो ये मैरीटाइम की तरफ इतनी ही है कि पिछले साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने
ये कह दिया था ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी। मैं कहता हूं सलाम है कि ये सोच शुरू हो गई, क्योंकि भाई मेरे ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये दुनिया का मैरीटाइम सुपर रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। इस रीजन में ये जो रीजन है इसमें मैरीटाइम चोक पॉइंट है पूरी दुनिया में 7। उस 7 में से 4 जो मैरीटाइम चोक पॉइंट हैं वो इंडो पैसिफिक में है। मैरीटाइम क्लस्टर जो है पूरी दुनिया में वो 4 हैं, उनमें से 3 क्लस्टर यहां हैं इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक में पूरी दुनिया के 10 टॉप मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2 चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, एक पॉपुलेशन और दूसरी मिडिल क्लास। वो भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स सुना दूं जरा। तो जो 10 टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं उनमें से 6 जो हैं वो इंडो पैसिफिक में। अब आ गई ये बात मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमी। तो वो जो इकोनॉमी है उसमें एज ऑफ टुडे 2021 में चाइना और अमेरिका दे आर एट 12 to 13% ऑफ द टोटल वर्ल्ड की जो मिडिल क्लास है वो इसमें है। लेकिन 2030 में ये मिडिल क्लास बिल्कुल डिफर हो जाएगी कि चाइना विल हैव 23% of the total middle class of the world, whereas America will go down to less than 10%. And I can talk about maritime more and more के जनाब 90% of total ship demolition, the biggest industry is only here. India, Pakistan, Bangladesh, China. 90%. इसी तरह शिप बिल्डिंग 80% से 85% ऑफ द वर्ल्ड की शिप कंस्ट्रक्शन इज इन इंडो पैसिफिक ओशन। तो मकसद ये हुआ जब हम इस तरह से मैरीटाइम इंटरकनेक्टेड हैं पूरी दुनिया से, और खास तौर से इंडो पैसिफिक रीजन विच इज द सुपर मैरीटाइम रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें इस साइड पे तवज्जो देनी है ताकि अपनी शिपिंग, अपनी फिशिंग, अपने हाइड्रोकार्बन, अपने मैंग्रोव्स, अपने सी फेयर, अपने शिप कंस्ट्रक्शन, शिप डेमोल, इन तमाम चीजों में तरक्की करके और दबा के डॉलर कमाएं और अपनी कौम को ऊपर उठाएं। बिल्कुल सही है सर, आपने जो लोडेड सवाल का आपने लोडेड ही जवाब दिया है, तो थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपके साथ, बहुत सारे क्योंकि मैंने कहा कि हम बहुत डिस्कशन करते रहते हैं लेकिन नेवी के ऊपर स्पेसिफिक कभी डिस्कशन नहीं हुई, जो मैंने सोचा है कि हमें नेवी के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के ऊपर बात की है तो मेरा तो दिल एक चाहता है, और अभी हाल ही में मैंने एक इंडो पैसिफिक पे एक आर्टिकल भी, रिसर्च आर्टिकल लेकर और ब्लू इकोनॉमी पे भी लिखने का एक मैं कॉन्फ्रेंस है मार्च में, उसमें पढ़ूंगा। तो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान जो एक नई डायरेक्शन सोचनी है और देखनी है, और हमें नए एवेन्यूज और एंगल्स को डिस्कवर करना है। और जो आपने कुरान की आयत बताई, डेफिनेटली दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। कॉमोडोर सैयद उबैदुल्लाह साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दी पाकिस्तान, भारत, इंडो पैसिफिक की ग्लोबल जो नेवल स्ट्रेटेजिक पोस्टर्स हैं उस हवाले से हमें काफी समझ आई। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।